You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. जैसे मैंने बताया है, ये चैप्टर अपने रियल लाइफ से बहुत कनेक्ट होता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मेडिकल में इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, और पूछे भी जाते हैं तो बहुत लाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं होता। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए इसको समझने का। जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये हो सब्जेक्ट, ये टॉपिक होता चला जाएगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको पिछले क्लासेस में दिए हैं, और इस चैप्टर में दो तीन पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक की। सबसे पहले तो हम लोग इस फ्लूइड को क्या समझते हैं। बहुत बार बच्चे फ्लूइड को लिक्विड समझ लेते हैं। ये फ्लूइड जो है वो लिक्विड नहीं होता। दिस इज लिक्विड प्लस गैस, दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनको कंबाइंडली हम फ्लूइड बोलते हैं। मोस्टली इस चैप्टर में हम लिक्विड की बात करेंगे, लेकिन गैस भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हमारा क्वेश्चन गैस से आता है तो भी कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, व्हाट इज अ फ्लूइड। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ फ्लूइड, क्या होता है, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज अ फ्लूइड? हाँ, बताएं। सर, ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लो हो सकते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है? सर विच कैन मतलब फ्लो का एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है मुझे। अच्छा, चलो कनक आप बताओ एक बार। सर कौन सा भी ऐसा एक सब्सटेंस जो लेयर्स में मूव कर रहा हो। वेरी गुड, बहुत बहुत। देखो, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है। ऐसा कोई हाई फाई लैंग्वेज अपने को क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो एक नॉर्मल प्लेन है, ठीक है। जैसे ये एक प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रख दो छोटा सा, और एक ड्रॉप पानी का रख दो। तो पानी जनरली ऐसा कुछ शेप ले लेता है। मतलब धीरे से रखेंगे, ऐसा नहीं, ऐसे फैला दोगे तो पूरा फैल जाएगा, लेकिन अगर धीरे से उस पर एक ड्रॉप वाटर का अगर रखते हो तो कुछ इस तरीका के शेप होता है। अगेन, ये ऐसा शेप क्यों होता है ये भी एक्सप्लेनेबल है, लेकिन अभी मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि ये ऐसा क्यों शेप है। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, अब धीरे धीरे इसको इंक्लिनेशन हम बढ़ा रहे हैं, इसका इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा इंक्लिनेशन देंगे, मतलब एकदम से ऐसा भी नहीं कि 1 डिग्री का भी, हाफ डिग्री का भी इंक्लिनेशन देंगे, तो ये जो वाटर होगा ये ऐसे नीचे गिरने लगेगा। इसको थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन देंगे, ये ब्लॉक भले ही स्लाइड हो या ना हो, ये जो लिक्विड है ये इस तरह से ऐसे
जाने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। तो मेन रीजन इसका क्या होता है? मेन रीजन ये होता है कि कोई भी लिक्विड अदर फ्लूइड शियर स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकता। मतलब अगर हम एक फ्लूइड को शियर स्ट्रेस दें, टेंजेंशियल फोर्स दें, a fluid can never bear a shear stress however small it may be. कितना भी छोटा शियर स्ट्रेस हो, अगर टेंजेंशियल फोर्स लगने लगा तब ये रुक नहीं सकता, ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो नहीं हो। शियर स्ट्रेस को जीरो होना पड़ेगा। अब जैसे ही हम, जैसे पहले क्या था, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था सिंपली नीचे की तरफ और एक नॉर्मल लग रहा था। अब जैसे इसको टिल्ट किया ना तो mg का एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस बनने लगा, इसमें एक शियर स्ट्रेस की बात आ गई और इसी कारण ये फ्लैटन होने लगा। सॉलिड बियर कर सकते हैं लेकिन लिक्विड कभी बियर नहीं कर सकते, गैस कभी बियर नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह हमको याद रखना है कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पर कभी भी शियर स्ट्रेस नहीं लगता। और इस बात से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है। जैसे एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी लिक्विड को या गैस को भी किसी कंटेनर में डालेंगे तो कंटेनर का ही शेप ले लेता है। क्यों? मान लो यहां पर एक कंटेनर है, आर्बिट्ररी शेप का भी अगर हम कंटेनर बना दें, ऐसा भी शेप का, तो अगर हम लिक्विड डालेंगे तो ये बिल्कुल इसी के शेप का लिक्विड हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ बताइए। सर लिक्विड्स की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं होती है, इसलिए वो कंटेनर की वॉल्यूम अटेन करता है। जैसे गैसेस के बारे में हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, गुड, कि वो क्या एक्सपैंड होना चाहते हैं। एक्सपैंड इन द सेंस कि उनको जो वॉल्यूम दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक कंटेनर हमने लिया और गैस उसके हाफ वॉल्यूम में है और अब रिमेनिंग हाफ में नहीं। उनको जितना वॉल्यूम दिया जाएगा उतने में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। लिक्विड का भी यही बात है, अगर वो इस तरह का शेप नहीं लिया तो वॉल के साथ उसका कांटेक्ट नहीं बनेगा। और वॉल के साथ अगर, जैसे मान लो कि इसमें हम सॉलिड डालते हैं, लेट्स अज्यूम दिस, इसके अंदर हमने सॉलिड डाल दिया तो इसका वॉल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ बेस के साथ है। तो लिक्विड अगर इस तरह का या कोई भी आर्बिट्ररी शेप लेता है तो उसके ऊपर, जैसे यहाँ ये जो साइड के बिल्कुल जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा वो उनको डिस्टर्ब करेगा। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी रिमेन स्टैटिक अनटिल कि इसके ऊपर कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना लगे। कंटेनर का शेप लेने से क्या होता है कि कंटेनर इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, लाइक दिस, और यूं कहे कि ये कंटेनर के ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं रेड कलर में, ये है कंटेनर जो लिक्विड के ऊपर लगा रहा है, और बदले में जिसके अंदर जो लिक्विड हमने डाला है वो कंटेनर के ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाता है। इसको तुम एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हो। वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो कंटेनर को तोड़ के निकलना चाहता है, या फिर कोई भी गैस की टेंडेंसी जो होती है वो जाके वॉल से टकराते हैं और बेसिकली उनको अगर मौका मिले तो तोड़ के निकलना चाहते हैं, काइंड ऑफ उस तरह का लिक्विड का टेंडेंसी होता है फोर्स लगाने का। इसलिए जब भी किसी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं तो पहले वो अपने शेप को रीएडजस्ट करता है। अब जब शेप रीएडजस्ट हो जाता है, जब वो फाइनली अपना एक शेप ले लेता है, तब वो कंटेनर का ही शेप ले लेता है। बिकॉज ऑफ दिस की फोर्स जो भी लगे परपेंडिकुलर लगे, शियर स्ट्रेस ना लगे। क्योंकि अगर ये नॉर्मल फोर्स नहीं लगना, अगर ये नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा,
सपोज किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लो और तुम इस एरिया पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि लिक्विड जो है वो 90 डिग्री पर फोर्स नहीं लगा रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का डायरेक्शन है, ऐसा ना लगा के कुछ ऐसा फोर्स लगा रहा है। लेट्स अज्यूम दिस। तो जब ये ऐसे फोर्स लगाएगा तो बदले में रिएक्शन फोर्स कंटेनर का कुछ ऐसा लगेगा। अब ये हमारा सरफेस है, एक टेंजेंशियल फोर्स, ये जो फोर्स है इसे कंपोनेंट टेंजेंट सरफेस के अलॉन्ग लग जाएगा, रीएडजस्ट होने लगेगा वापस से। तो इसलिए कभी भी लिक्विड पर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग सकता अगर वो रेस्ट में है, तो वो शियर स्ट्रेस को बियर ही नहीं कर सकता। ये बात एकदम से ध्यान में रखना। इसलिए वो जिस कंटेनर में हम लोग डालेंगे उसी का शेप ले लेगा और हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये लिक्विड की खासियत है, कोई भी फ्लूइड की खासियत है। हाँ बोलिए सर, क्या आप एक बार वापस समझा सकते हो? मुझे समझा नहीं वो। कौन सा? सर वो ये उसका वॉल्यूम कैसे अटेन करता है? देखो, जब भी किसी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो जैसे सॉलिड है उसका अपना एक वॉल्यूम है, वो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। लिक्विड के साथ क्या है कि वो उसकी फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, कोई भी अगर उस पर शेयर स्ट्रेस लगता रहेगा तो अपना शेप चेंज करता रहेगा। यहां से इस बात को हमने समझना शुरू किया कि एक लिक्विड का ड्रॉप है, अगर हम थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दें तो ये अपना शेप चेंज करना शुरू कर देता है। सेम उसी कंटेनर के साथ है, जब तक इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगता रहेगा ये अपना शेप को चेंज करता रहेगा। फाइनली जब ये अपना शेप रीएडजस्ट करना बंद करेगा तो हर जगह इस पर नॉर्मल फोर्स ही लगना रहेगा। जैसे क्या होता है कि ग्लास में हम पानी डालते हैं अगर सपोज, तो जब तक हम पानी डाल रहे हैं तब तक उसके शेप में चेंज हो रहा है, वो ट्रांजिशन फेज है। उस समय वो क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ताकि शियर स्ट्रेस जीरो हो सके। और एक बार हमने पानी डालना बंद कर दिया, अब वो जो शेप ले चुका, नाउ इट इज, अब वो स्टैटिक कंडीशन में आ गया। नाउ it will take a shape something like it will not going to experience any tangential force, कोई भी टेंजेंशियल फोर्स अब उसको नहीं मिले, क्योंकि जैसे ही उसको टेंजेंशियल फोर्स मिलेगा वो अपना शेप वापस से चेंज करने लगेगा। जैसे ये लिक्विड ड्रॉप अपना शेप क्यों चेंज किया? बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। mg का कंपोनेंट नीचे की तरफ लगने लगा था, डाउन द इंक्लाइंड। अगर ये ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये लिक्विड ड्रॉप बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। हो सकता है कुछ देर बाद ये थोड़ा सा ऐसे स्लाइड कर जाए, वो सरफेस टेंशन का बात है, लेकिन इट विल नॉट गोइंग टू फ्लो। इसको थोड़ा सा इंक्लिनेशन देंगे तभी फ्लो करेगा। तो ये लिक्विड के साथ भी वही बात है कि इसके पास इस कंटेनर में जब हम डाल रहे हैं तो जहां जहां भी टेंजेंशियल फोर्स की पॉसिबिलिटी होगी वो उसको ओवररूल्ड करना चाहेगा और एक ऐसा शेप लेगा जहां पर कंटेनर उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, बदले में लिक्विड भी कंटेनर के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब वो पूरे के पूरे कंटेनर में अपना मतलब कंटेनर का ही शेप ले ले। या फिर तुम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इट इज फ्री टू एक्सपैंड, मतलब फ्री टू एक्सपैंड नहीं बोलेंगे, फ्री टू फ्लो। तो उसको फ्लो करने की आजादी है, एक बाउंड्री हमने दी गई तो बाउंड्री पर जितना जहां जहां तक उसको बाउंड्री मिला वहां वहां तक उसने अपना एरिया फैला दिया। लेकिन फाइनली उसको ये इंश्योर करना है कि जब वो अपना शेप चेंज करना बंद करे तो उस पर फोर्स नॉर्मल लगे। ये बात हमको ध्यान में रखनी है और इसीलिए इस तरह के डायग्राम्स बनते हैं। यानी कि कोई भी कंटेनर हो, जैसे मान लो ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड हमने डाला हुआ है। लिक्विड की टेंडेंसी फोर्स लगाने की कैसी होती है, पहले ये हमको समझना पड़ेगा। तो देखो, अगर हमारा ये लिक्विड है और हमने एक एरिया कुछ ऐसा ले लिया, वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन है, ये एक इमेजिनरी प्लेन है। तो इसका लेफ्ट में जो लिक्विड है ये उसको राइट की तरफ पुश करेगा 90 डिग्री पर, और इसका राइट का जो लिक्विड है वो उसको लेफ्ट में पुश करेगा 90 डिग्री पर। ये हर समय लिक्विड जो है वो 90 डिग्री पर ही फोर्स लगाता है, क्योंकि ये अगर नहीं लगाएगा तो बदले में दूसरा भी उस पर किसी एंगल पर लगाने लगेगा, शियर स्ट्रेस आएगा। दूसरा एरिया अगर मान लो कुछ
हॉरिजॉन्टल ऐसा लेते हैं इमेजिनरी एरिया, तो इसके ऊपर का लिक्विड इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? ऊपर का लिक्विड इस पर इस तरह से फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। नीचे का लिक्विड कैसा फोर्स लगेगा? परपेंडिकुलरली अपवर्ड। किसी और डायरेक्शन में अगर हम एरिया ले लें, सपोज एक ऐसा इंक्लाइन टाइप का एरिया ले लो, इंक्लाइन टाइप का, तो इसके नीचे का लिक्विड इसको ऊपर की तरफ पुश करना चाहेगा, समथिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर, और इसके नीचे का लिक्विड इसको इस तरीके से पुश कर, उसके ऊपर का लिक्विड कुछ इस तरीके से। कंटेनर के वॉल पर भी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ही फोर्स लगाते हैं। तो ये एक डायग्राम हम जानबूझ के ऐसा बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग पर लिक्विड कैसे फोर्स लगाता है ये पता चले। और क्यों लगाता है? क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स खुद बियर नहीं कर सकता, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा कैसे? मतलब ऐसा कोई और डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स वैसा लगेगा जिसके कारण शेप एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर हमारा शेप फर्दर चेंज नहीं हो रहा, तो दिस इज द ओनली वे अ लिक्विड इज गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स। आई बात समझ में? हम लोग फ्लूइड स्टैटिक की बात करने वाले हैं। आज अभी 2-3 दिन जो डिस्कशन होगा वो होगा फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? फ्लूइड एट रेस्ट। लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर अगर मूव करने लगा वो भी इस कंडीशन में हम काउंट कर लेंगे, बस कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड नहीं मूव करना चाहिए। जैसे मान लो एक टैंकर है पानी का और टैंकर आगे जा रहा है, तो पानी भी उसके साथ ही आगे जा रहा है। टैंकर के रेस्पेक्ट में पानी रेस्ट में है, तो दैट इज लाइक फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन। कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो वो फ्लूइड स्टैटिक में आएगा। और अगर कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड फ्लो करने लगा, लाइक पाइप से पानी बहने लगा, उस तरह का जो केस है वो फ्लूइड डायनेमिक्स में आता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग का पूरा जो कंडीशन मतलब डिस्कशन है वो फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। नॉर्मल किसी भी कंटेनर में अगर हम लिक्विड को डालते हैं तो कुछ इस तरीके से वो अपना एक शेप लेके स्थिर हो जाता है। अब हमको ये समझना है कि हमने जो प्रेशर पढ़ा था, लिक्विड किसी भी सरफेस पर फोर्स लगाता है, किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो कितना करता है, वो प्रेशर का जो वेरिएशन है वो कैसे होता है, नीचे जाने पर प्रेशर के साथ क्या होता है, क्यों होता है, ऊपर आने पर प्रेशर के साथ क्यों होता है, अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो प्रेशर चेंज करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा। ये सारी जो बातें हैं प्रेशर रिलेटेड, इस पर हम लोग का पूरा डिस्कशन होने वाला है। और ये प्रेशर ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और जितनी भी ये सब फ्लूइड स्टैटिक की जो प्रिंसिपल्स हैं उनका बेसिक जो ओरिजिन है वो यही है, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर क्यों होता है ये अपने को समझना पड़ेगा। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके इस बात को हम लोग समझते हैं कि प्रेशर अलग अलग क्यों होता है। सबसे पहले तो इतना तो तुमको समझ में आता होगा कि किसी भी कंटेनर में या कोई भी कन्फाइंड ऑब्जेक्ट में अगर हम लिक्विड भरते हैं तो लिक्विड जो है वो उसको तोड़ के निकलना चाहता है। याद रखना, लिक्विड या गैस इसकी टेंडेंसी होती है तोड़ के निकलने वाली, रिपल्सिंग, मतलब रिपल्सन नहीं वर्ड अच्छा रहेगा, पुशिंग काइंड ऑफ नेचर। जैसे ये कंटेनर में हमने भरा है, तो ये कंटेनर को, ये जो कंटेनर है ये कभी लिक्विड इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस कंटेनर में इसकी टेंडेंसी ऐसी होगी कि तोड़ के बाहर निकल जाए। ये दीवार को ऐसे इधर तोड़ना चाहेगा, ये दीवार को इधर तोड़ना चाहेगा, नीचे वाली दीवार को नीचे तोड़ना चाहेगा। मतलब इट इज लाइक अ पुशिंग काइंड ऑफ नेचर, पुश करना चाहता है। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस हमने बनाया है, इसका लेफ्ट वाला लिक्विड इसको राइट की तरफ पुश कर रहा है, इसका राइट वाला लिक्विड इसको लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है। मतलब
लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि इसको पुश काइंड ऑफ फोर्स लगाना होता है, कोई भी सरफेस मिल जाए तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे अपने डिस्कशन में यूज करने वाले हैं। मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, और थोड़ा सा तुम लोग 3D में भी चीजों को समझना। 2D में डायग्राम तो बनेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा 3D रियलाइज करने की कोशिश करना। मान लो हमने वाटर को ही ले लो, वाटर इसमें फिल किया हुआ है। अब एक इमेजिनरी वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे हैं, इमेजिनरी वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। ये पानी है, हमने कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं डाला है, ऑलरेडी उसी का एक इमेजिनरी वॉल्यूम कंसिडर कर लो लाइक दिस। और ये हमने जानबूझ के थोड़ा बड़ा दिखाया, वैसे बड़ा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ये एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, दैट इज एन इमेजिनरी वॉल्यूम, और इसका एरिया हमने लिया है डेल्टा एस और हाइट ले ली है एच, ठीक है ना। अब हम इस पर रियलाइज करना चाहते हैं कि इस पर लिक्विड कैसे फोर्स लगा रहा होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि लिक्विड को कोई भी सरफेस दे दो, वो फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो इसके ऊपर का लिक्विड इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, इसके नीचे का लिक्विड इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, पूरे एरिया पर याद रखो। और ये कॉर्ड सरफेस जो है, इसके चारों तरफ लिक्विड है, तो वो बहुत अच्छे से दिखाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा समझो कि ये चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से, पीछे से भी। इस तरीके से, मतलब ऐसा मान के चलो कि इसको कोई दबा के तोड़ना चाहता है, काइंड ऑफ। ये जो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम हमने बनाया है ना, इसके चारों तरफ से कॉम्प्रेस करने जैसा टेंडेंसी, वैसे लिक्विड इसको फोर्स लगा रहा है। ये हुआ फोर्स लिक्विड जो इसके सराउंडिंग में है वो लगा रहा। इसके अलावा भी इसके अंदर जो लिक्विड है, जैसे मान लो डेंसिटी है रो, ये जो लिक्विड हमने लिया इसका डेंसिटी है रो, इसका खुद का वेट भी तो होगा और ग्रेविटी भी तो फोर्स लगाता है। तो एक फोर्स तो ग्रेविटी का भी तो दिखाना ही पड़ेगा अपने को। तो इस सिलेंडर वॉल्यूम का एक फोर्स जो ग्रेविटी अर्थ के कारण लग रहा है वो है W, और बाकी ये लिक्विड के कारण फोर्सेस लग रहे हैं। और अगर ये फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब रेस्ट में है, तो ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर ये भी रेस्ट में है, ये भी मूव नहीं करेगा। यानी कि नेट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग चीजों को देखते हैं। पहले तो ये W क्या लेंगे, इस पर बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं एक बार W को लिख देता हूं। देखो, 2-3 फॉर्मूले हैं जो हमको हैंडी होने चाहिए। जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो जब भी हमको मास निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। दूसरी बात, अगर इस तरह से कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम अगर निकालना हो तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, डेल्टा एस इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच जो लिखते हो उसमें पाई आर स्क्वायर बेस एरिया होता है और एच हाइट होती है। तो पाई आर स्क्वायर ना लिखे, हमने डेल्टा एस लिखा है। वैसे कोई जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो पाई आर स्क्वायर ले लो। सिलिंड्रिकल लेना कोई जरूरी नहीं है, क्यूबॉइडल भी ले सकते थे, क्यूबिकल भी ले सकते थे। शेप इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो वॉल्यूम हमारा डेल्टा एस इंटू एच, ये हमारा हो गया वॉल्यूम, और रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मास, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वेट। तो वेट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस इंटू एच इंटू रो इंटू जी। तो मैं अभी के लिए, ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, ये टर्म होता है वॉल्यूम, दिस टर्म सिग्निफाइज द वॉल्यूम, दिस टर्म सिग्निफाइज मास, और ये पूरा टर्म वेट। वेट तो अपने को पता चल गया। अब ये जो सराउंडिंग वाला लिक्विड है, ये चारों तरफ से इसको इस तरह से फोर्स लगा रहा है। तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंटेनर है और हमने छोटा वॉल्यूम कंसिडर किया, चारों तरफ इक्वली लिक्विड फैला हुआ है, तो चारों तरफ से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन की बात नहीं है, सिमेट्री है। लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस की एक बार बात देखी जाए कि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं उसको F1 से डिनोट करूं
और नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसको मैं F2 से डिनोट करूं, तो तुम इस सिलेंडर के इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिलेंडर, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर तो रेस्ट में है ना, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? F1 नीचे की तरफ लग रहा है, W नीचे की तरफ लग रहा है और F2 ऊपर की तरफ लग रहा है। मतलब यू कैन डायरेक्टली राइट F1 प्लस W इज इक्वल टू F2। ये इस सिलेंडर पर हम इस बात को लिख सकते हैं। अब F1 क्या है? व्हाट इज F1? तो लिक्विड का जो भी प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, मैंने डेल्टा एस बहुत छोटा एरिया लिया है, दिखाया बहुत बड़ा है बट है ये बहुत छोटा। तो इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर होगा, लेट्स से दैट प्रेशर इज P1, और यहां पर जो भी प्रेशर होगा लेट्स से दैट इज P2, तो प्रेशर इनटू एरिया हमारा फोर्स हो जाता है। सो वी कैन इजीली राइट F1 इज इक्वल टू P1 इनटू डेल्टा एस। एरिया हमने इतना छोटा लिया कि प्रेशर उस पर सेम होगा ऐसा मान के चल रहे हैं। और F2 को भी हम लिख सकते हैं P2 इंटू डेल्टा एस। तो इसको आप F1 को लिखोगे P1 इंटू डेल्टा एस प्लस वेट को लिखोगे डेल्टा एस इंटू एच इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू P2 इंटू डेल्टा एस। अब देखोगे डेल्टा एस हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा और डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, दैट इज P2 माइनस P1 एंड दैट इज इक्वल टू H रो G। यानी कि लिक्विड जो दोनों एंड पर कंटेनर के प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उन दोनों में प्रेशर डिफरेंस है, दोनों सेम प्रेशर नहीं है, और उन दोनों में डिफरेंस कितना है? H रो G का। कोई बता सकता है कि प्रेशर डिफरेंस क्यों आया? Why this pressure difference comes? Because of gravity। ये ग्रेविटी के कारण आया। अगर वेट नहीं होता, सोचो इस पूरे कंटेनर को तुम स्पेस में लेके चले जाओ, तो स्पेस में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन होगा। हम इमेजिनरी वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं, तो F1 और F2 ये फोर्सेस लगेंगे, वहां पर वेट नहीं लगेगा। हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स तब भी कैंसिल आउट हो रहे थे, अभी भी कैंसिल आउट हो रहे थे, तो उसका तो कोई ज्यादा बात नहीं करना। और F1 और F2 ये अगर बराबर नहीं, क्योंकि W नहीं है स्पेस में, ये W नहीं होगा, तो F1 और F2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि F1 F2 बराबर हो गया, मतलब प्रेशर सेम हो गया। लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस आया ही ग्रेविटी की वजह से। ये बात दिमाग में बैठानी है। अगर लिक्विड में दो पॉइंट पर प्रेशर डिफर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी को जीरो कर दें तो ये प्रेशर डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। यू कैन इजीली सी H रो G, इट इज इन द एक्सप्रेशन H रो G। और क्या बात है? नीचे प्रेशर ज्यादा है, P2 इज ग्रेटर देन P1, ऊपर प्रेशर कम है। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। ये लिखने का मतलब क्या हुआ? नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। इसलिए कभी भी किसी वाटर बॉडी में हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर लगता है, और अगर हम ऊपर आते हैं तो प्रेशर घटने लगता है। इस बात को अगर हम समराइज करें, जैसे मान लो ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड हमने यहां तक डाला हुआ है। मैं एक बार अभी के लिए जस्ट एज्यूम करने बोल रहा हूं, इसको मैं मैथमेटिकली और लॉजिकली प्रूफ करूंगा कि एटमॉस्फेयर जो है, एयर एटमॉस्फेयर, ये जो भी डायरेक्ट ओपनिंग होती है उस वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm एक्सर्ट करता है। जहां भी डायरेक्ट ओपनिंग, जैसे ये कंटेनर ऊपर डायरेक्ट खुला हुआ है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ओपनिंग। अगर यहां पर एक होल कर दिया गया तो डायरेक्ट ओपनिंग। डायरेक्ट ओपनिंग का मतलब तुम समझ सकते हो, जैसे हमारा लंग्स जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट ओपनिंग है, इसलिए लंग्स में वही प्रेशर है जो बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, 1 atm।
और जहां जहां ये डायरेक्ट ओपनिंग है वहां वहां प्रेशर जो होता है उसको पी नॉट से डिनोट करते हैं हम लोग 1 atm। और 1 atm का वैल्यू कितना होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग। तो एटमॉस्फेयर जो है ना वो हमारे ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्यों करता है? अगेन वो भी एक लिक्विड है और काफी हाइट तक है। अगर देखा जाए तो उस अर्थ के सरफेस से बहुत हाइट तक है, और हम लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। हम बिल्कुल बॉटम में खड़े हैं, उस हाइट को अगर काउंट करें तो हम बिल्कुल नीचे हैं, अर्थ के सराउंडिंग में एयर है। तो एक तरीके से उस चीज को कंसिडर करें तो हम अर्थ के सरफेस पर है, मतलब कि उस एयर के सबसे नीचे पायदान पर है। जैसे समुद्र के बॉटम में पानी के लिए होते हैं, वैसे उस एयर के लिए हम लोग सरफेस पर एकदम नीचे हैं। तो हमारे ऊपर इतना सारा एयर है तो प्रेशर एग्जर्ट करता है, एंड दिस प्रेशर इज ह्यूज। 1 atm इज प्रेशर इज ह्यूज। तो कहीं भी डायरेक्ट ओपनिंग होती है तो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे यहाँ पर ये एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, और ये हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। मान लो जस्ट इसके नीचे ये पॉइंट हमारा कोई है ए, ये डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए यू कैन राइट दैट इज पी नॉट। वेरी सिंपल। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां इसके नीचे आए, सपोज यहां, और ये एच डेप्थ नीचे गए हम लोग, तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? ये पॉइंट है बी, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। कितना? एच रो जी। तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी। मान लो अगर हम बी से कोई एक तीसरा पॉइंट लेते हैं, एकदम ध्यान से सुनते रहना भी इत्मीनान से, जो बिल्कुल इसी लेवल पर है, वर्टिकल हाइट डिफरेंस नहीं है, तो सी पर भी प्रेशर बी के ही बराबर होगा। वो कैसे? तुम यहां से चले आओ सीधे, ये हाइट भी अच्छी होगी, यहां पर भी प्रेशर पी नॉट ही है क्योंकि ये भी डायरेक्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। बहुत बार क्या होता है कि हमको इस पॉइंट पर आना है, सपोज वी वांट टू कम एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट ले लो डी। तो अब अगर ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L1, ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज L2, और हमसे पूछा गया कि डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ए के टर्म्स में बताइए, बी के टर्म्स में बताइए, दोनों के टर्म्स में हमको लिखना है। ध्यान से देखते रहना। ए से हम डी पर जाने के लिए इफेक्टिवली नीचे जा रहे हैं, तो प्रेशर एट डी अगर लिखना हो ए के टर्म्स में, ए का प्रेशर पी नॉट है, मैं पी ए लिखता हूं, प्लस करना पड़ेगा। अब ये L2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये L2 इज ए स्लांट लेंथ, हम वर्टिकली की तरह नीचे जा रहे हैं, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस। तो वर्टिकली मान लो हम H1 से नीचे जा रहे हैं, H1, तो यहां पर हो जाएगा H1 रो जी। सिमिलरली जब नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। अगर मान लो इसी पीडी को तुम डी के टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो ये लेंथ L1 है, हमको L1 में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमको एक्चुअली कितना वर्टिकली ऊपर है ये, लेट्स से H2, तो ये हो जाएगा PB माइनस H2 रो जी। क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? वर्टिकल हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये बात समझ आ रही है? Anyone have any confusion? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये एक पाइप है टिल्टेड, ये टिल्टेड एक पाइप है, तो जो इससे पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है, लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री, लेट्स अज्यूम दिस, कोई भी एंगल ले सकते हो, अल्फा भी ले सकते हो। पाइप का लेंथ है L, ये यहां से क्लोज्ड है, ये सरफेस से ये क्लोज एंड है इसका पाइप का, ऊपर से ये खुला हुआ है। ऊपर से जब खुला हुआ है तो जब खुला हुआ है इसका मतलब कि ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बात मैं बाद में समरी लिखूंगा, पहले याद रखो कि जहां भी डायरेक्ट ओपनिंग होगी वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P0।
1 atm। अब हमको इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, यहाँ यहाँ बॉटम का, या कोई और पॉइंट ले लो यहाँ का। लेट्स ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका प्रेशर निकालना है। तो मान लो ये पूरा लेंथ एल है और ये जो है वो सेंटर पॉइंट है L/2, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हम चाहते हैं L/2। तो नीचे जा रहे हैं हम तो प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन L/2 नीचे नहीं जा रहे हैं हम, वर्टिकली कितना नीचे जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू P0 प्लस, अब ये 30 डिग्री हमारा एंगल दिया हुआ है तो यहाँ भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो तुम लिखोगे L/2 sin 30, ये हो जाएगा हमारा H रो जी। अगर प्रेशर एट पॉइंट बी पूछा जाए तो P0 प्लस, अगेन हम नीचे जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा L sin 30 रो जी। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस करेंगे, यही है बात। तो किसी भी बच्चे को किसी भी लिक्विड के पॉइंट पर प्रेशर लिखने का अगर बात है तो क्या वो लिख सकता है? दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस H रो जी होता है, where H is the vertical height between these 2 points। जैसे एक और एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल आप ड्रॉ कीजिएगा कॉपी पर, तभी जाके ये सारी चीज हो जाएगी। मान लो एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ, ये है हमारा A और ये है हमारा B। अब बोलेगा कि किस पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली B नीचे है तो प्रेशर B पर ज्यादा होगा A से। कितना ज्यादा होगा? तो ये लेंथ वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस लेंथ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? ये हाइट इंपॉर्टेंट है, दिस वर्टिकल हाइट इंपॉर्टेंट है। ये अगर H हुआ तो वी कैन इजीली राइट PB इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी। तो हमको अब लग रहा है कि तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है। इसी के साथ मैं एक और बात बता दूं कि अगर कंटेनर रेस्ट में है तब हम ये चीज लिखते हैं, लेकिन अगर कंटेनर एक्सेलरेट करने लगा, सपोज दिस कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब क्या होगा? तो जो लॉजिक से हमने ये प्रूव किया था H रो जी, उसी लॉजिक से हम इस बात को भी प्रूव कर सकते हैं कि अब जो G है वो G इफेक्टिव बन के आएगा। यानी कि अब जो प्रेशर एट B होगा वो हमारा हो जाएगा प्रेशर एट A प्लस H रो G इफेक्टिव। और ये G इफेक्टिव क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। G इफेक्टिव का वैल्यू G प्लस A अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड हो, G माइनस A अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो, और 0 फ्री फॉल के केस में। तो अगर कंटेनर में एक्सेलरेशन आ गया, लिफ्ट के अंदर डाल दिए ऊपर नीचे, तो फिर ये हमारा प्रेशर का रिलेशन रहता है। जी की जगह हम लोग जी इफेक्टिव डाल देंगे, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। आ रही बात समझ में? तो अभी तक हमने जितनी भी बातें लिखी हैं समझी हैं, उसको एक बार हम समराइज कर ले रहे हैं। पहला पॉइंट है, चूंकि फ्लूइड के बारे में बात होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ लिक्विड के बारे में ही बात करेंगे। गैसेस बहुत कम क्वेश्चंस में आएंगे। जब हम लोग एरोप्लेन वगैरह की बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में तो आएगा, नहीं तो मोस्टली यहाँ पर लिक्विड ही आते हैं। तो इसलिए मैं लिक्विड करके लिख रहा हूँ, लेकिन जरूरत पड़े तो तुम उसको फ्लूइड लेके समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लूइड ऑलवेज अप्लाई force perpendicular to the surface it encounters।
कोई भी सरफेस अगर मिलेगा तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, और इसका नेचर कैसा होता है? पुशिंग नेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एज वी गो डाउन inside a liquid, pressure increases and vice versa. This is due to gravity. ये याद रखना, प्रेशर डिफरेंस के लिए एकमात्र रिस्पॉन्सिबल फोर्स ग्रेविटी है। तीसरा पॉइंट, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। जैसे यहां पर हमने 2 पॉइंट कहीं भी ले लिए, जैसे ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर, अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया सी, तो ए और सी अगर सेम लेवल पर है तो प्रेशर सेम होगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वो भी मैं बताता हूं। पहले स्टेटमेंट लिख दूं, प्रेशर एट सेम लेवल इन सेम लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड अलग अलग हुआ तो गलत हो जाएगा। ये सेम लिक्विड मस्ट बी सेम if it is not accelerating in horizontal direction। ये इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट लाइन का कि इफ इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है, ये अभी हम लोग इसको समझने वाले हैं। लेकिन ये 3 लाइन जो हमने लिखी है उसको एक्सप्लेन किया है ऊपर। क्या ये तीनों पॉइंट में कहीं कोई डाउट है? हाँ बताइए। सर अगर एक स्पाइरल ट्यूब होंगी तो उसमें भी सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा क्या? स्पाइरल कायदे से बोला जाए तो उसका लेवल हमेशा डिक्रीज या इंक्रीज होता रहेगा। स्पाइरल सेम लेवल पर कैसे हो सकता है? स्पाइरल सर के थ्रू जब स्पाइरल के थ्रू अगर हम मूव करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे या तो नीचे जा रहे हैं या तो ऊपर जा रहे हैं। कोई भी 2 पॉइंट लेंगे ना नियर बाई, तो उसमें हाइट डिफरेंस होएगा। लेकिन अगर बस 2 नियर बाई पॉइंट की बात करें तो उसमें लगभग प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन उसके अलावा जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वो सेम लेवल पर नहीं होंगे। आई बात समझ में? हाँ सर। स्पाइरल के केस में मतलब वर्टिकली हम ऊपर नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर डिफरेंस तो आएगा ही। सेम लेवल पर स्पाइरल के 2 पॉइंट कायदे से नहीं हो सकते, मतलब वो बहुत थिन थिन नहीं हो सकता। मतलब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब ये जो बात है कि एक्सेलरेटिंग इफ नॉट एक्सेलरेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये कंडीशन क्यों डालना पड़ा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार और मैं यहाँ पर एक डायग्राम से जो अभी तक चीजें हमने पढ़ी हैं उसको रिकॉल करा दूं। जैसे मान लो ये क्लोज कंटेनर है, अभी तक मैंने ओपन कंटेनर की बात करी थी, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। और इसमें 4 पॉइंट्स हमने ले लिए। जैसे एक पॉइंट ले लो यहाँ पर ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी।
ये हाइट को कैपिटल H ले लिया जाए, ये लेंथ को कैपिटल L ले लिया जाए। यहां पर एक कोई भी जनरल पॉइंट कंसिडर किया जाए जो लेट से इस एंड से x डिस्टेंस पर है, इस लेंथ इस हाइट से मतलब यहां से ये y डिस्टेंस पर है। ये कोई नया पॉइंट लेट से सी डी ई पॉइंट ले लो, ई एक जनरल पॉइंट है बीच का, ठीक है। कंटेनर अभी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, कंटेनर रेस्ट में पड़ा हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, इफ कंटेनर इज एट रेस्ट, container is at rest, at which point the pressure will be minimum? कौन सा पॉइंट है जहां पर प्रेशर मिनिमम होगा? बस दो लोग, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बताइए मल्हार। सर ए और बी पे। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, मैं बार बार जब ये बात कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो मिनिमम प्रेशर तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहीं पर होगा। और यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर दो पॉइंट हमको दिख रहे हैं, ए एंड बी। हमने ये भी लिखा है कि प्रेशर एट सेम लेवल इन सेम लिक्विड मस्ट बी सेम इफ इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। नहीं एक्सेलरेट कर रहा है तो ए और बी का प्रेशर सेम होना चाहिए, और यही मिनिमम प्रेशर भी होना चाहिए। तो प्रेशर मिनिमम कहाँ होगा इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, सीरियसली ये दिस इज वेरी अनोइंग। हम मैं इसके अभी दो चार क्वेश्चन आगे की बात सोच रहा हूँ, और तुम लोग इसी क्वेश्चन में भी, इसमें तो सब वो लोग का हैंडल होना चाहिए था कि सर हाँ यहाँ पर मिनिमम होगा, ये इतना सारा जो पॉइंट है उससे यही बात समझ में आ रही है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ए और बी पर प्रेशर मिनिमम होगा, ये बात समझ में आ गई। क्या होगा बता सकते हो? व्हाट विल बी द प्रेशर एट ए और बी? हाँ बोलिए। सर 0। नहीं, हाँ बताइए। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना। नहीं, अब दोनों लोग का आंसर गलत नहीं है, लेकिन इसका कोई आंसर ही नहीं है कायदे से देखा जाए तो। बात को ध्यान से समझना, इसमें हम पानी भरे हैं, सपोज पानी बिल्कुल वो ऊपर वाले वॉल को टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है ऐसा, ठीक है। बिल्कुल हमने जानबूझ के थोड़ा गैप दिखाया, अदरवाइज ये गैप है नहीं, एकदम दीवार पर, तो उसके से प्रेशर बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर का वॉल भी इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। सपोज इस पे दबा के पानी भरा हुआ है, लेकिन हमने जानबूझ के यहाँ पर एक गैप दे दिया कि मतलब कंटेनर में जितना चाहिए उतना पानी भरा हुआ है, ऊपर वाला जो सरफेस है वो जस्ट टच नहीं कर रहा, एक फाइन गैप है। अब यहां पर अगर एयर हुआ, सपोज पानी भर के इसके ढक्कन को बंद कर दिया गया, तब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ की हवा को निकाल दिया गया बाहर, तो यहाँ पर प्रेशर 0 भी हो सकता है। इस पॉइंट पर ए और बी पर प्रेशर क्या होगा ऐसा हम कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। अगर वहां पर एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी पॉसिबिलिटी है। अगर वहां से एयर को सक करके बाहर निकाल लिया गया तो वहां पर प्रेशर 0 भी हो सकता है। अगर पूरा भर भर के लिक्विड, मतलब एकदम प्रेस करके लिक्विड भराया गया है, तो ऊपर वाला जो वॉल है उसको उसके ऊपर कंप्रेस करेगा, तो उसके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर हो। बट इतना श्योर है कि वहां पर प्रेशर मिनिमम होगा, हम 0 नहीं ले सकते। तुम कुछ भी ले लो, एक वैल्यू ले लो, लेट्स से P1 P2 P3 कोई एक वैल्यू ले लो, बट दैट इज अ मिनिमम प्रेशर। तो एक पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। प्रेशर एट ए
is equals to pressure at B and that is the minimum pressure given scenario में. You can name it at let's say P1, P2. मैं P0 नहीं देना चाहता क्योंकि उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और गलत नोशन जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ये हमेशा नहीं होता. ये क्लोज हो गया इसलिए इसको जैसे ही तुम ओपन कर दोगे तुरंत A और B पर प्रेशर P0 लिखना पड़ जाएगा. तो मैंने अभी क्लोज कंटेनर लिया है. रिमेंबर दिस इज अ क्लोज कंटेनर. ये फर्क है. क्लोज कंटेनर में टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर P0 के बराबर बिना जब तक कोई बताए ना हम नहीं ले सकते. नहीं तो हम अपनी मर्जी से कोई एक डेटा ले लें और उसे काम करें, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ C पर और D पर भी प्रेशर सेम ही होगा. यू कैन से प्रेशर एट C एंड प्रेशर एट D विल बी सेम और ये मैक्सिमम प्रेशर होगा. दैट इज द P मैक्स. ये कितना होगा? या तो तुम A के साथ D का बता दो या B के साथ C का बता दो या दोनों बराबर है तो यू कैन इजीली राइट अगर डेंसिटी रो है डेफिनेटली. सो PA प्लस H रो G ये हमारा C पॉइंट पर या D पॉइंट पर प्रेशर हो जाएगा. दिक्कत यहां नहीं है. बस इसमें एक ही पॉइंट समझना था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन जनरल नहीं लेना चाहिए. अगर मान लो इस कंटेनर को हमने एक्सेलरेट कर दिया, सेम डेटा सब कुछ. अब मैं दोबारा वो पूरा डेटा नहीं लिखना चाहता, सिर्फ कंटेनर को मैं बना रहा हूं. LHX सारा वही है जो ऊपर हमने दिया है. इस कंटेनर को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दिया. नाउ अगेन वी हैव पॉइंट्स A, B, C, D. अब हमको ये चेक करना है कि अगर ये कंटेनर एक्सेलरेट होगा तो क्या सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा या चेंज होगा. उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. एक आप सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंसिडर कर लो. ये एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, बहुत पतला सा. ऐसा नहीं कि हाइट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत पतला सा. तो इसका जो लेफ्ट सरफेस है उसके लेफ्ट वाला जो लिक्विड है ये इसको इधर पुश करने वाला है. इसका जो राइट सरफेस है उसके राइट वाला लिक्विड इसको ऐसे पुश करने वाला है. क्योंकि लिक्विड को यही काम है, वो दोनों. ऐसा नहीं कि इधर का लिक्विड खींचने लगेगा. लिक्विड कभी खींचता नहीं है, लिक्विड सिर्फ ढकेलता है. याद रखना, ये पहला डायग्राम जो हमने बनाया था ये इसी बात को बताने के लिए था कि लिक्विड किसी भी साइड से देखा जाए तो वो ढकेलेगा ही, खींच नहीं रहा कभी लिक्विड. तो ये जो सिलेंडर है इसको लेफ्ट वाला लिक्विड भी ढकेल रहा है आगे की तरफ और राइट वाला भी जो लिक्विड है वो पीछे की तरफ ढकेल रहा है. काइंड ऑफ इस तरह से फोर्स लग रहा है. इस फोर्स को मैं F1 नाम देता हूं, इसको मैं F2 नाम देता हूं. ये लेंथ हम लोग सिलेंडर का L ले सकते हैं. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा S ले सकते हैं. मैंने कहा था कि फ्लूइड स्टैटिक में कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड मूव नहीं कर रहा होता, कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड रेस्ट में रहता है. अगर कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है तो लिक्विड भी एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जो वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है ये भी एक्सेलरेट कर रहा है. दिस वॉल्यूम इज आल्सो एक्सेलरेटिंग. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये F1 और F2 दोनों सेम फोर्स हो गए तो ये सिलेंडर एक्सेलरेट करेगा या ना? अगर मान लो F1 और F2 बराबर हो गए तो क्या ये सिलेंडर एक्सेलरेट करेगा? नहीं. कैसे करेगा? कंटेनर को एक्सेलरेशन कैसे मिल रहा है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इस सिलेंडर को जिसको हमने कंसीडर किया है इसको एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ अगल बगल का लिक्विड ही प्रोवाइड कर सकता है. हम जाके इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते. तो इसको जो इसके पीछे का लिक्विड जो ढकेल रहा है ऑब्वियसली इसका फोर्स बड़ा होना पड़ेगा. F1 शुड बी ग्रेटर देन F2. यानी कि हम लिखना पड़ेगा F1 माइनस F2 दिस इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. अगेन मास क्या लेंगे तो डेल्टा S इज द क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू L दिस इज द वॉल्यूम इनटू रो दैट इज द मास इनटू A. और फोर्स क्या लिखना होता है? प्रेशर इनटू एरिया. तो यहां पर प्रेशर अगर मैं P1 ले लूं, यहां पर प्रेशर अगर P2 ले लूं तो P1 इंटू डेल्टा S माइनस P2 इंटू डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा S L रो A. डेल्टा S सब में कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम देखोगे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू L रो A.
यानी कि सेम लेवल पर भी प्रेशर डिफरेंस आ सकता है अगर ये एक्सेलरेशन आ गया तो। पहले जब कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर सेम, ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन अगर कंटेनर एक्सेलरेट करने लगे तो फिर सेम लेवल पर भी प्रेशर सेम नहीं हो सकता। तो प्रेशर किधर ज्यादा होगा और प्रेशर किधर कम होगा ये भी समझना पड़ेगा। तो जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। यू सी P2 और P1 क्या है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाला पॉइंट है। तो अगर कभी कंटेनर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाए, देखो दो ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन ऑलरेडी हमने बात कर ली है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब मान लो कोई और डायरेक्शन होगा तो दो कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं, AX और AY को G इफेक्टिव में डाल देंगे और AX को हम A की तरह यूज कर लेंगे। तो अगर कभी किसी कंटेनर में एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन रहा है या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन रहा है तो सेम लेवल पर प्रेशर डिफरेंस आएगा। कौन सा पॉइंट हायर प्रेशर पर होगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो पॉइंट है वो हायर प्रेशर पर होगा। वी कैन इजीली से कि P1 इज ग्रेटर देन P2। और अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि A और B पर क्या प्रेशर सेम हो जाएगा, अब भी क्या हम A और B पर प्रेशर सेम ले सकते हैं? मान लो ये कंटेनर अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो A और B अगर सेम लेवल पर है, क्या इन दोनों का प्रेशर सेम लिया जा सकता है? बताइए। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कैसे ले सकते हैं? अभी तो बोल रहे हैं हम, अभी तो यही लिख रहे हैं कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम नहीं हो सकता। ये डिफरेंस आ गया, L रो A आ गया। ये जीरो कब होगा, जब A जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा तब। तुम खुद सोचो, जब ये कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा था और हम ऐसा सिलिंड्रिकल एक वॉल्यूम कंसीडर करते तो F1 F2 को बराबर करना पड़ता, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं तो नेट फोर्स जीरो होना पड़ता। तो एक्सेलरेशन है बोल के प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, तो ये प्रेशर डिफरेंस हमेशा एक्सेलरेशन की वजह से आता है, याद रखना। अब तुम बताओ कि अगर ये कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है, इफ द कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग towards right, मिनिमम प्रेशर कहां होगा, मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा, और मिनिमम प्रेशर के टर्म्स में मैक्सिमम प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। अभी अगर कंटेनर एक्सेलरेट करने लगे तो मिनिमम प्रेशर कहां होगा, मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा, और अगर हम मिनिमम प्रेशर को कुछ वैल्यू x, तो उस x के टर्म्स में मैक्सिमम प्रेशर हम कैसे लिख पाएंगे? चलिए बताइए, बाकी लोग भी कोशिश कीजिए। ओके आध्या, आप बताइए मिनिमम प्रेशर कहाँ होगा? सर अगर कंटेनर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तब राइट मोस्ट पॉइंट पे। ए और बी, ए और डी? सर ए। प्रेशर विल बी मिनिमम एट दिस पॉइंट, याद रखना कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, इसके नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, तो सबसे कम प्रेशर यही होगा। तुम खुद सोचो, एक कंटेनर है और उसमें यहां पर होल कर दिया जाए और कंटेनर को आगे की तरफ एक्सेलरेट करे, यहां से पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर यहां होल कर दोगे तो ये पूरा पानी निकल जाएगा। मतलब थोड़ा फील लेने के लिए बता रहे हैं। तो मिनिमम प्रेशर हमारा ए पर होगा, तो P मिनिमम विल बी एट ए। अगेन ये कितना होगा ये हम नहीं बोल सकते, जीरो लेना है जीरो ले लो, कुछ वैल्यू असाइन करना है कुछ वैल्यू असाइन कर दो। लेकिन हाँ, एक बार अगर हमने इस पी ए को, लेट्स इसको पी ए ही ले लिया, चलो
P minimum will be at A and that is equals to PA. Now in terms of PA, क्या PB, PC, PD ये बता सकते हो, या कोई जनरल पॉइंट E हमने जो लिया है उसका प्रेशर बता सकते हो? चलो मैं लिख रहा हूं एक एक टर्म, सब लोग को मौका दूंगा। PB, PC, PD और PE ये आपको बताना है। ए के टर्म्स में, PA के टर्म्स में आपको ये सारी बातें बतानी है। कौन कौन बताएगा? देखो पहले वो सारे पॉइंट्स, उसके बाद एक दो बच्चे ये हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, ये बड़ा गड़बड़ बात है। कौन का बताना चाहोगे? चलिए पीबी, मैं एक एक करके इंडिविजुअल लोगों से ही पूछ लेता हूँ, हैंड रेज का बात नहीं रहा। चलो अब कनक पीबी, आप पीबी का वैल्यू बताओ आप। सर पीपी का पीए की तरह ही रहेगा। पीए के बराबर? हाँ। कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है। एक ही मिनट सर। हाँ श्रावणी आप बताएं। सर वो आंसर नहीं था, वो आप एक बार स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कर देंगे क्या? बोलो। हाँ हाँ तो करनी है। हाँ यस सर, बस एक सेकेंड। ओके, आप यहाँ बताएं बी प्रेशर एट बी क्या होगा? PA plus rho LA। वेरी वेरी गुड। हम ए से बी जा रहे हैं, सर मतलब सर हाँ हो गया, बोलिए। थैंक यू। हम ए से बी जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ता है, अभी तो प्रूफ किया। P1 माइनस P2, P1 ज्यादा था, P2 कम था, तो ए से बी यानी कि अपोजिट ऑफ ए, तो प्रेशर बढ़ेगा। कितने से जा रहे हैं? तो एल डिस्टेंस हमने दिया था इसके पहले डायग्राम में, ये एल गिवन है, तो एल पीछे गए तो जा सकता है पी ए प्लस एल रो ए। ओके पीसी कौन बताएगा? पीसी चैतन्य आप बताओ पीसी। प्रेशर एट पॉइंट सी। सर PA प्लस रो ए एल प्लस एच। पीए प्लस रो एल प्लस एच रो एल प्लस एच इंटू ए। इंटू ए। रॉन्ग हो रहा है बच्चे। और कौन बताएगा? हाँ अध्याय बताए। सर हाइट को h पकड़ना है ना? हाँ पुराना वाला डायग्राम भी कैरी फॉरवर्ड हुआ ना यहाँ। हाँ सर। सर प्रेशर एट A प्लस रो GH प्लस रो AL। देखो वेरी गुड। प्रेशर एट सी, आप देखो सी जो है बी से सीधे नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो बी का जो भी प्रेशर होगा प्लस एच रो जी करना है। जो भी हम लोग अभी तक पढ़े थे पहले, पी बी प्लस एच रो जी, और पी बी हमने अभी तो ये लिखा, तो पी बी की जगह अगर ये डाल देंगे तो यही आ जाएगा।
पीडी कौन बताएगा? अमलार बताएं। PA plus rho GH. PA प्लस रो जी एच, बिल्कुल सही है। हम ए से सीधे नीचे ही आ रहे हैं, हमारा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और नीचे जाने पर प्रेशर एच रो जी से बढ़ता है, तो एच रो जी ले लिया। अब तुम ये चारों पॉइंट को देखो, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, और तुमको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर है? Which point in this situation the pressure is maximum? कहां पर है? पॉइंट सी. सर पीसी. क्लियरली सी पॉइंट पर यू कैन सी, यहाँ पर एल रो ए का भी टर्म ऐड हो जा रहा है, तो सी पॉइंट हैज मैक्सिमम प्रेशर। अगर कंटेनर एक्सेलरेट करने लगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम प्रेशर में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रेशर एट पॉइंट ई। ध्यान से देखो, ई पॉइंट का प्रेशर अगर हम ए के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। पहले तुम ए से नीचे आ जाओ y, उसके बाद x पीछे चले जाओ, या y पीछे चले जाओ x पीछे चले जाओ, y नीचे चले आओ। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो सी पॉइंट के प्रेशर के टर्म्स में ही लिख सकते हैं, आगे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। बी पॉइंट के टर्म्स में हम ई का प्रेशर लिख सकते हैं, पहले आगे जाएंगे फिर नीचे जाएंगे, या नीचे जाएंगे फिर आगे जाएंगे। हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट अलाउड है, हम लोग कोई ऐसा आड़ा तिरछा रास्ता नहीं लेंगे। तो अगर मान लो हमको ई पॉइंट पर प्रेशर लिखना है तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम नीचे जाएंगे तो जी आएगा, अगर हम पीछे जाएंगे तो ए आएगा, और हमने एक्स और वाई लिया हुआ है। तो देखो, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पी ए प्लस एक्स रो ए प्लस वाई रो जी, ये हमारा पी ए है, इससे हम एक्स पीछे गए तो एक्स रो ए प्लस हो गया, और नीचे गए तो प्लस वाई रो जी। यानी कि यहां पर पीई जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस एक्स रो ए प्लस वाई रो जी। ऐसा नहीं है कि हर बार ऊपर से ही नीचे आना है, तुम नीचे से ऊपर जा सकते हो, बाएं से दाएं जा सकते हो। बस ये याद रखना कि जब हमारा एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अगर हमारा एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इस डायग्राम में, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। तो अगर मान लो हम बी से ए की तरफ आएंगे तो प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम कंटेनर में नीचे से ऊपर आते हैं तो माइनस करना पड़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्लस करना पड़ता है। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन ही मूव करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। कितना? तो सेपरेशन इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमको ये दो एक्सेलरेशन और प्रेशर डिफरेंस लिखना समझ आ गया पूरे कंटेनर में, कैसा भी कंटेनर ओपन हो कंटेनर क्लोज हो, तो ये हमारी सबसे बेसिक लर्निंग है फ्लूइड मैकेनिक्स में। हमको कहीं भी कभी भी प्रेशर लिखने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी भी किसी को डाउट है तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। अगर हम एक लिक्विड से दो लिक्विड पर भी जाएंगे तो हमारा अप्रोच चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें दो लिक्विड ढल गए, ये दो लिक्विड है, ये लिक्विड की हाइट है h1 और इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी हाइट है h2 और इसकी डेंसिटी है ρ2। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि हमको इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ क्या होगा। ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने A, बॉटम का पॉइंट लेट से B,
और कोई ये जो जंक्शन है इसका पॉइंट यहां पर बना लिया हमने, कोई पॉइंट सी, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, लेट से कोई पॉइंट डी, यहां पर भी कोई पॉइंट बना लिया, लेट से ई। ये अलग अलग पॉइंट हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं और हमसे प्रेशर पूछा जा रहा है कि प्रेशर कितना होगा। तो देखो सबसे आसानी से प्रेशर किसका लिखा जा सकता है बताओ? प्रेशर एट डी। पीडी। क्या सबसे आसानी से हम डी का प्रेशर लिख सकते हैं? क्योंकि डी हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर है, खुला कंटेनर है, तो बिना किसी झिझक के तुम पी डी प्रेशर एट डी इसको पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लिख सकते हो, बिल्कुल बेझिझक। उसके बाद एक बार तुमने डी का लिख लिया, अब बारी बारी से सबके लिख सकते हो। जैसे ई का प्रेशर लिखना है तो ये कितना नीचे है सरफेस से, लेट से दिस इज H1, H1 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, L यूज करते हैं टर्म L1। ई का प्रेशर लिखा जा सकता है प्रेशर एट ई इज इक्वल टू टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर पी नॉट होता है, तो पी नॉट प्लस L1, और किस लिक्विड में है, रो 1, तो H1 लिख दो, सॉरी L1 रो 1 जी। प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा? तो ये हाइट हमको पता है, ये H1 है, ये पूरा लिक्विड का जो थिकनेस है वो H1 है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस H1 रो 1 जी। ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एट ए। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये ए जो है वो ऊपर वाले लिक्विड में नहीं है, नीचे वाले लिक्विड में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले यहां का प्रेशर लिख लेना है। ये पूरा सेम लेवल है, कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस पूरे पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब सी का पॉइंट पर जो हमने प्रेशर निकाला वही यहाँ का भी प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर प्लस, अगर ये हाइट हम लोग ने L2 ले ली तो और नीचे जा रहे हैं तो और प्रेशर बढ़ेगा। मतलब PA का प्रेशर यू कैन से PC प्लस L2। नाउ ये किस लिक्विड में है? रो 2 वाले डेंसिटी में है, तो रो 2 इंटू जी। अब PC क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में हमने PC को लिखा था P नॉट प्लस H1 रो 1 जी, तो P नॉट प्लस H1 रो 1 जी प्लस L2 रो 2 जी। ये हो गया हमारा ए का प्रेशर। बी पॉइंट सबसे बॉटम का पॉइंट, अब ये तो सब लोग समझ रहे हैं, प्रेशर एट पॉइंट बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू पी नॉट प्लस H1 रो 1 जी प्लस H2 रो 2 जी। तो इस तरीके से 2 लिक्विड हो, 3 लिक्विड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं से भी लिखना शुरू करोगे, नीचे जाओगे तो बढ़ाना है, ऊपर जाओगे तो घटाना है, जिस लिक्विड में जाओगे उसी का डेंसिटी लेना है। और अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो सेम लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होता है, इसको यूज कर लेना है। तो प्रेशर इनसाइड लिक्विड ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस क्यों आता है, कैसे आता है, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हमने बताया, मैथमेटिकली डेरिवेशन भी बताया और फाइनल कंक्लूजन भी बताया कि हमको करना क्या है। डायरेक्ट अगर हमको मान लो ये सारी बातें समझ नहीं आ रही, इतना कैसे फोर्स कैसा लगा, ये कैसे लगा, तो जो नटशेल है तुम उसको भी याद रख सकते हो। ये मैं इतने बार बार एक ही चीज को रिपीट कर करके लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ हर जगह मैं ये चीज को लिख रहा हूँ, इसलिए कि तुमको प्रेशर लिखने में कहीं दिक्कत ना है। किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अगर तुमको लिखना हो तो वो लिख सके। क्योंकि इसके बाद जो 2 लॉ हैं जिसको हम लोग पास्कल्स लॉ या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, वो दोनों लॉ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, बस तरीका बदल जाएगा देखने का। क्योंकि जो बेसिक फंडा है लिक्विड का वो यही है कि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पर घटता है।
और दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस एच रो जी होता है अगर वो वर्टिकल हाइट डिफरेंस है तो। इसी कॉन्सेप्ट पर पास्कल्स लॉ भी एक्सप्लेन होता है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन होता है, लेकिन वो तरीका बदल जाता है देखने का। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ इज कि इफ वी इंक्रीज प्रेशर inside a confined liquid, the same amount of pressure is transmitted throughout the liquid without any delay. अब ये बहुत बड़ा बात हो गया, इसको थोड़ा सा तोड़ के समझते हैं। पास्कल के स्टेटमेंट के अनुसार अगर मान लो हमारे पास कोई एक कन्फाइंड कंटेनर में लिक्विड पड़ा हुआ है और हम उस लिक्विड में किसी एक पॉइंट पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो जितने से हम प्रेशर किसी एक पॉइंट पर बढ़ाएंगे, कंटेनर के एवरी पॉइंट पर सेम अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ये है पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट। मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर इसके बारे में एक दो बातें। अकॉर्डिंग टू पास्कल, if we increase the pressure inside a confined liquid at any point, then same amount of pressure is increased at all points without any delay. बहुत सिंपल इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे टूथपेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे जो है टूथपेस्ट को बिल्कुल ऊपर से दबाते हैं या बीच से दबाते हैं, और जो थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं वो टूथपेस्ट को बिल्कुल नीचे से बराबर से दबाते हैं। कोई भी क्रीम या कोई भी इस तरह का जो ट्यूब होता है, उसमें रिकमेंडेड ये होता है कि आप नीचे से उसको प्रेस करें, लेकिन तुम कहीं से भी प्रेस करो, अगर वो भरा हुआ है तो बाहर निकल जाएगा उससे जो भी चीज। हाँ, मान लो अगर ट्यूब पूरी आधी खाली हो गई है, तुमने ऑलरेडी उसको निकाल के आधा कर दिया है, तब तुम कहीं से भी उसको दबाओगे तब तो वो फैल जाएगा, पीछे चला जाएगा और निकलेगा बाहर नहीं। लेकिन अगर मान लो ट्यूब पूरी भरी हुई है तो इट डजंट मैटर कि तुम उसको पीछे से दबा रहे हो, बीच से दबा रहे हो, आगे से दबा रहे हो, प्रेशर उतना ही इंक्रीज होगा और वो निकलेगा ही। दूध का पैकेट एक एग्जांपल है, जो मॉर्निंग में दूध का पैकेट आता है, तुम कहीं भी उसको प्रेस करोगे तो हर जगह प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, टाइट हो जाता है पूरा पैकेट। क्यों ऐसा होता है? बहुत सिंपल है। हमने अभी बताया कि दो पॉइंट के बीच में अगर मान लो कोई कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस तभी आएगा जब वो अलग अलग हाइट पर होंगे। और कितना आएगा? एच रो जी। अगर मान लो हमने जैसे यहां पर दो पॉइंट है ए एंड बी, मैं नीचे ही एक और डायग्राम बना लेता हूं। तुम ऐसा सोचो, ये एक कंटेनर है और यहां पर लिक्विड डल रहा है। हमको पता है कि यहां पर अगर कोई पॉइंट लें और यहां पर कोई पॉइंट लें तो इनके बीच का जो हाइट डिफरेंस है ये P1
और ये अगर यहाँ पर है P2, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। अब नाउ किसी ने क्या किया कि एक पिस्टन लेके आया, ये एक पिस्टन, और उसने यहां पर प्रेस करना शुरू कर दिया। जब पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली P1 वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर P2 उतने से ही नहीं बढ़ा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा ना। तो जो P1 में 10 पास्कल ऐड हो गया, अगर P2 में भी 10 पास्कल ऐड नहीं होगा तो डिफरेंस HROG कैसे रहेगा। तो ये सारा डिस्कशन जो हमने किया था कि 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस HROG होता है, 2 पॉइंट अगर सेम लेवल पर हो तो प्रेशर डिफरेंस 0 होता है, तो ये बात तुरंत गलत हो जाएगी। जैसे ही हमने एक जगह प्रेशर बढ़ाया और अगर सेम अमाउंट से प्रेशर नहीं बढ़े तब तो ये डिफरेंस चेंज हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी इनके बीच का डिफरेंस h ही, हाइट डिफरेंस h ही है। यानी कि अगर हम P1 पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो P2 पर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, और सिर्फ P2 पर नहीं, हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर उतने से ही प्रेशर बढ़ेगा। The same amount of pressure will increase at every point on the container. पूरा कंटेनर में जहां जहां लिक्विड है सब पर उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, so that the pressure difference between any 2 points will remain as it was before. इतना पहले प्रेशर डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट के बीच में था, अभी भी वही डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए प्रेशर को इंक्रीज करना ही पड़ेगा और इक्वली एट एवरी पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। इस पर एक बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मेरे को क्वेश्चन याद है, बच्चे से बड़ा कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक ये सारे क्रॉस सेक्शन सेम है और सब में एक एक पिस्टन ढला हुआ है। ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है और ये एक पिस्टन है। सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, और ये एक तरीके से टॉप व्यू है। ये एक ग्राउंड लेवल पर, ऐसा वर्टिकल हाइट डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल जमीन पर ऐसा चीज हो रहा है। अगर हम इस पिस्टन को F फोर्स लगा के पुश करते हैं तो ये सारे पिस्टन इंडिविजुअली, लेट्स से 1, 2 एंड 3, ये तीनों पिस्टन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। पिस्टन 1 कितना एक्सपीरियंस करेगा, पिस्टन 2 कितना एक्सपीरियंस करेगा, पिस्टन 3 कितना एक्सपीरियंस करेगा। सपोज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स F on this piston, what is the amount of force experienced by this piston 1, 2 and 3? हम अल्लाह बताएं। सर F। आफिया आपका F ही होगा। तो याद रखना, बहुत बार बच्चे क्या होता है कि 3 है तो F/3 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 कर देते हैं, गलत है। इसके कारण प्रेशर कितना हमने इंक्रीज किया, तो F/A। अगर हमने इतना प्रेशर इंक्रीज किया है तो हर जगह इतना ही प्रेशर बढ़ेगा। इसके ऊपर इतना ही प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर भी इतना ही प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर भी इतना ही प्रेशर लगेगा। इट्स नॉट लाइक इट विल गेट डिवाइडेड P/3 P/3 P/3। और चूंकि हमने एरिया सबका सेम दे दिया है इसलिए सबके ऊपर फोर्स भी सेम लगने वाला है, लाइक दिस। तो ऑल द फोर्सेस इज गोइंग टू बी द सेम। और अगर मान लो क्रॉस सेक्शन चेंज कर देते, नाउ अगर मान लो इसको A/2 कर देते, इसको 2A कर देते, इसको A/3 कर देते,
तो प्रेशर सब पर सेम बढ़ता है, फोर्स हो सकता है कि ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो इसको A/2 कर देंगे तो यहाँ पर फोर्स 2F लगता है ताकि प्रेशर P बढ़े। यहाँ पर अगर हम 2A कर देते हैं तो यहाँ पर प्रेशर फोर्स जो है वो F/2 हो जाता है, सॉरी 2F हो जाता है। मतलब बेसिकली हमारा प्रेशर जो हम बढ़ा रहे हैं जितना, उतना ही प्रेशर हर जगह बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखने से फोर्स सेम हो गए। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होता ना तो फोर्स का वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है ताकि प्रेशर सेम रहे। तो ये चीज ध्यान रखना, और कभी भी इसको डिवाइड मत कर देना कि यहाँ पर प्रेशर कितने से बढ़ रहा है तो इसको बाई 3 कर दिए, बाई 4 कर दिए। ऐसा नहीं करना होता, इक्वली हर जगह बढ़ाना होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन रियल लाइफ के हम लोग को दिखेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब चीजें हम लोग कल बात करेंगे। आज हमने जितना आपको बताया है प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। उसके रिलेटेड 1-2 बेसिक क्वेश्चन जो होंगे उसको ट्राई कीजिए। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल बहुत सारे करने वाले हैं। So that's all for today. Thank you.